हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आज आप सभी को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित तमाम प्रकार के प्रश्न को हल करना सिखाएंगे। तो आइए हम पहला सवाल देखते हैं। यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे सवाल जब दिए जाएं तो इनको सॉल्व करने के लिए हम पहले 2 का ले लेते हैं, फिर अंतिम 2 का ले लेते हैं, इसके बाद उसको हम निकाल लेंगे। तो आइए हम लेते हैं a का 30%। a का 30% को हम लिख सकते हैं 30/100। अब यहाँ पर बराबर b का 0.25 है, तो यहाँ पर b का 0.25 इसको भी हम लिख सकते हैं 25/100। 25/100 0.25 है, इसको हम भिन्न में बदल लेंगे तो ये इतना हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं a का 30% बराबर b का 25%। 100 से दोनों में जब भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 30a बराबर 25b आ गया, 25b। या इसको हम लिख सकते हैं a अनुपाते b बराबर 25/30। या इसको लिख सकते हैं या a अनुपाते b बराबर 25/30। 25/30। अब उसी तरीके से अब हम b और c वाला ले लेंगे अंत में। अब इसको आइए ले लेते हैं। यहां पर हमारा b का 0.25 है, तो इसको लिख सकते हैं b का 25%। 25/100 लिख देंगे यहां, बराबर c का 1/5। यहां लिख देंगे c का 1/5। यहां गुणा है का से आशय। अब फिर यहां पर हम लिख लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, इसमें 20 से गुणा कर देंगे, इसका भी हो जाएगा। 20 से गुणा कर देंगे अंश और हर में, तो इसका भी हो जाएगा 100। तो इसको अब लिख सकते हैं 25b बराबर, ये भी हमारा हो जाएगा 20c/100। तो इसको लिख सकते हैं 20c। 25c बराबर, इसको गुणा जब करेंगे तो 20c/20 पंचे 100 हो जाएगा, तो 25b बराबर 20c। या इसको हम लिख सकते हैं या b अनुपाते c बराबर 20/25। 20/25 यहां हो गया। अब इन दोनों से हम a अनुपाते b अनुपाते c का मान बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। तो आइए हम निकाल लेते हैं। यहां दिया है a अनुपाते b बराबर 25/30। 25/30, इसको हम 5 से भाग दे देंगे तो 5×5 = 25, 5×6 = 30, 5/6 हो जाएगा। 5 से भाग ले देंगे, 5×5 = 25, 5×6 = 30। उसी तरीके से इसमें भी 5 से भाग देंगे तो b अनुपाते c अब हमारा आ जाएगा 4/5। अब यहां पर हम b के मान को हम दोनों में बराबर कर देंगे। तो बराबर करने के लिए हम इसमें 4 से गुणा कर देंगे और इसमें 6 से गुणा कर देंगे। ये बराबर होना चाहिए। इसके बाद तब हम a अनुपाते b अनुपाते c का मान निकालेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 20, 4 से गुणा करेंगे दोनों में, तो 20/24 लिख देंगे यहाँ पर। 4×5 = 20, 4×6 = 24। उसी तरीके से इसमें जब 6 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24/6 × 24, 6×5 = 30 हो गया। अब हम यहाँ पर a अनुपाते b या a अनुपाते b अनुपाते c का मान निकाल लेंगे। आ जाएगा हमारा 20। b का मान दोनों में बराबर है, तो इसलिए इसको एक बार लिखेंगे 20/24/30। अब इसको हम 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा तो 10/12/15। तो इस तरीके से अगर ऐसे सवाल दिए जाएं तो उनको हम अनुपात के रूप में ऐसे सॉल्व कर लेंगे। आशा करता हूं कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अब ये रहा अगला सवाल। एक आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ऐसे सवाल प्रायः पूछे जाते हैं। यहाँ चाहे आयत हो चाहे वर्ग हो, हम एक ट्रिक बताते हैं आप सभी को। यहाँ पर मान लेते हैं पहले आयत की भुजाएं 100, लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 100 और 100 मान लेते हैं। तो क्षेत्रफल हो जाएगा
पहले मान लेते हैं जब उसकी लंबाई और चौड़ाई 100 और 100 थी तो क्षेत्रफल यहाँ पर हो गया हमारा, क्षेत्रफल बराबर 100 गुणे 100 कर देंगे। 100 गुणे 100, यहाँ चूंकि प्रतिशत दिया गया इसलिए 100 ही मानेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 10,000। 10,000 वर्ग इकाई, यहाँ पर वर्ग इकाई होता है, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई होगी। अब जब उसकी प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है तब क्षेत्रफल हो जाता है, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर, क्योंकि 20% बढ़ाया जाता है तो ये हमारा हो जाएगा 120 गुणे 120 बराबर ये हमारा हो जाएगा, ये 12 पर हमें 144 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 14,400 वर्ग इकाई। यहाँ पर भी वर्ग इकाई होगा क्योंकि क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुई, तो पहले 10,000 था, अब 14,400 हो गया, तो वृद्धि यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी बराबर, वर्तमान में से पहले वाले को घटा लेंगे तो ये इसमें से घटाएंगे तो ये 4,400 होगा वर्ग इकाई। अब प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि जब हम निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि बराबर वास्तविक वृद्धि यहाँ पर 4,400 की हुई है, गुणे 100 करेंगे बटे पहले का क्षेत्रफल यहाँ पर 10,000 है। अब इसी से गुणा कर लेंगे, भाग कर देंगे, तो जो आएगा वही हमारा प्रतिशत वृद्धि क्षेत्रफल में आ जाए। इसको काट देंगे इस तरीके से, तो ये 44% उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी जब उसकी प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाएंगे। तो आशा करता हूं कि ये भी सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। तो ऐसे जो भी सवाल पूछे यहाँ हम 100-100 का लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। अब ये रहा अगला सवाल, बहुत ही आसान है। यदि एक मोटर 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं 100 मीटर ये दूरी हो गया, समय 9 सेकंड है, तो चाल बराबर हमारा हो जाएगा, चाल बराबर 100/9। यहाँ पर जो 100/9 आएगा, 100 मीटर है, 9 सेकंड है, तो ये हमारा मीटर प्रति सेकंड आएगा, मीटर प्रति सेकंड। अब इसको जब किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होगा तो हम इसको 18/5 से गुणा कर देंगे। जब भी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो उसको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, और जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है तो उसको हम 5/18 से गुणा करते हैं। तो यहाँ 100/9 हमारा है, गुणे यहाँ पर हमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, इसलिए यहाँ पर हम 18/5 से गुणा करेंगे। तो 9 दूनी 18 हो गया, 5 दूनी 10, 20 हो गया, 20 दूनी 40 यहाँ पर आ गया। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल होगी। तो इस तरीके से अगर मीटर प्रति सेकंड दिए गए हों तो उसको किलोमीटर प्रति घंटा में हम आसानी से चेंज करके उसको ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब ये रहा अगला सवाल। ऐसे सवाल भी प्रायः बहुत पूछे जाते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसको 42, 70, 84 और 91 से भाग देने पर क्रमशः 23, 51, 65 और 72 शेष बचता है। तो अगर ये चीज दूसरा वाला भाग न दिया रहे तो हम उसका लघुत्तम समापवर्त इन सभी का निकाल लेंगे, जो आएगा वही हमारा उत्तर होगा। लेकिन ध्यान देना है, जब ये चीज दिया रहे इतना शेष बचता है तो हम सबसे पहले सभी संख्याओं में से इसको घटा लेंगे। यहाँ पर जब भी हम 42 में से 23 घटाएंगे तो 19 आएगा, 12 में से 3 गए 9 और यहाँ 3 में से 2 गए 1, यहाँ 19 आएगा। उसी तरीके 70 में से 51 घटाएंगे तब भी 19 आएगा, 84 में से 65 घटाएंगे 19 आएगा, और 91 में से 72 घटाएंगे तब भी 19 आएगा। तो बारी बारी सब में घटाएंगे तो शेष बराबर शेष बच रहा है, देख रहे हैं 19। अब उसी 19 को इनका हम एलसीएम लेकर के लास्ट में घटा लेंगे तो वही हमारा आंसर आएगा। तो आइए सबसे पहले हम 42, 70, 84 और 91 का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, 42, 70, 84, 70, 84 और 91। अब यहाँ हम छोटी छोटी अभाज्य संख्या से इसको काटेंगे। तो छोटी छोटी अभाज्य संख्या यहाँ हमारी 2 होती है, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2
दूनी 4, 2 21 आया। ये 35 यहाँ आएगा, फिर यहाँ 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर यहाँ जो नहीं कटता है उसको उतार लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, फिर आगे 2 से काटेंगे, एक संख्या कट रही है। यहाँ 21 हो गया हमारा, और यहाँ 35 हो गया, और यहाँ भी 21 हो जाएगा, यहाँ 91 लिख देंगे। अब जहाँ तक कटता है वहाँ तक काटते हैं। अब इसके बाद देख रहे हैं ये 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से नहीं कटेगा तो अब अगली संख्या 3 है, 3 से कटेगा। 3 सते 21, यहाँ 35 आएगा हमारा, जो नहीं कटता है उसको उतार लेंगे। 3 सते 21, ये भी नहीं कटेगा यहाँ। अब देख रहे हैं 3 से भी नहीं कटेगा, अब इसको 7 से काटेंगे। 7 से जब काटेंगे तो यहाँ 7 1 के 7 हो गया, 7 5 35, 7 1 कम 7, यहाँ 7 1 के 7, 7 3 21 13 आएगा। अब यहाँ पर फिर हम इसको 5 से काट देंगे। 5 से जब काटेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1, ध्यान देना है, यहाँ 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, और यहाँ 13 आ गया। फिर 13 से काट देंगे। इसको तब तक काटते जाते हैं जब तक कि यहाँ नीचे 1 1 1 सबके साथ नहीं आ जाता। यहाँ भी 1 आ गया। अब यहाँ पर हमारा लघुत्तम समापवर्त बराबर इन सबका गुणा कर लेंगे आपस में, तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, फिर गुणे 5 गुणे 13, 5 गुणे 13। अब इसका हम गुणा कर लेंगे आपस में, 2 दूनी 4 3 12, अब 12 25 60 हो जाएगा। यहाँ पर 60 में 7 से गुणा करेंगे, फिर 13 से, 60 गुणे 7 गुणे 13, 7 गुणे 13, तो 13 सते 91 होता है। 91 में जब 6 से यहाँ लिख सकते हैं 91। अब यहाँ जब गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 1 कम 6, 6 9 54। अब यहाँ एक 0 है तो एक 0 यहाँ लिख देंगे, 5460। अब यही जो हमारा घटाने पर जो समान संख्या आ रही है 19, इसी में से घटा देंगे, वही हमारा आंसर होता है। अतः अभीष्ट संख्या, अभीष्ट छोटी छोटी संख्या, ये बराबर हो जाएगी 5460। 5460, इसमें से हम 19 घटाएंगे। 19 कहाँ से आया देख रहे हैं, सब में से इसको घटाने पर जो शेष बच रहा है ये 19 ही बच रहा है, इसलिए इसको घटाएंगे। 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर हमारा 5, 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है, तो यही 5441, यही अभीष्ट संख्या होगी, यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से ऐसे सवाल जब भी पूछे जाएं तो हम उनको लघुत्तम समापवर्त लेकर के लास्ट में जो समान संख्या शेष बच रही है उसी को इसमें से घटा देंगे, वही हमारा आंसर होगा। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अब ये रहा हमारा अगला सवाल। तो ऐसा सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होता है जो प्रायः हर जगह पूछा जाता है और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। तो ऐसे सवाल सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर दिया है, किसी परीक्षा में 20% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, अनुत्तीर्ण हुए, 15% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में 5% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत यहाँ पर 100 में लेते हैं हम, यहाँ 20% हिंदी में, तो यहाँ लिखेंगे केवल हिंदी में, केवल हिंदी में, केवल हिंदी में जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए केवल हिंदी में, तो यहाँ पर 5% दोनों में है, 20% हिंदी में है, तो यहाँ 20 में से हम 5 घटा लेंगे, 20 ऋण 5, तो केवल हिंदी में हो गए हमारे 15%। उसी तरीके से केवल अंग्रेजी में यहाँ निकालेंगे, केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, केवल अंग्रेजी में ये अनुत्तीर्ण हैं, इनकी संख्या 15 ऋण 5 होगी, क्योंकि 15 अंग्रेजी में और 5 दोनों में, तो केवल अंग्रेजी में ये हमारा 10% हो गया, और 5% दोनों में, तो एक या दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, यहाँ लिखेंगे हम एक या दोनों, इतने तो एक में हो गए, दोनों में 5 हो, एक या दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पर हमारा विद्यार्थियों
की संख्या हो जाएगी, की संख्या बराबर 15 धन 10 धन 5। इन सभी को जोड़ लेंगे, 5 दोनों में है, 15 10 25 5 30, तो 30% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो यहां अब लिखेंगे हम उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। अतः उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या चूंकि 100 सब विद्यार्थी हैं तो इसलिए इसको 100 में से घटा लेंगे, 100 ऋण 30, अब ये हमारा आ जाएगा 70%, और 70% यही हमारा आंसर होगा। तो 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 30% विद्यार्थी एक या दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो इस वीडियो में आज बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।